मेरे घर वाले काफ़ी जो मेरी फर्स्ट जॉब थी इलाहाबाद बैंक की, वो सबसे पहले उसी से सेटिस्फाइड थे कि अब जॉब हो गई है, छोड़ो, अब आगे कुछ नहीं करना है। बिकॉज जनरल अवेयरनेस इज समथिंग कि यू डोंट हैव एनी आइडिया कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ किया जाएगा, तो आपकी स्ट्रैटेजीज में क्या थी? तो मैंने क्या किया था, 4 पार्ट्स में बांटा था। पहला तो नॉर्मल करंट अफेयर्स, नॉर्मल करंट अफेयर्स के अलावा दूसरा हो गया पीआईबी के अलावा फिर तीसरा हो गया आपका न्यूज़पेपर और चौथा हो गया स्कीम्स और रिपोर्ट्स। आपने कहा कि आपके पेयर्स भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हेल्प करा आपको? तो रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो लोग आपको पुश करते हैं उस टाइम पे जिस टाइम आप बहुत डाउन फील करते हैं। कभी कभी ये स्टेज आता है प्रिपरेशन के टाइम में, और ये 3 बार फेलियर के बाद में तो और ज़्यादा, जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। तब ऑलिपोर्ट का वो मेंटरशिप प्रोग्राम था, उसमें अनिल सर के 2-3 सेशंस हुए थे, तो उन्होंने भी गाइड किया कि क्या अप्रोच रखना चाहिए, अगर मेंस का पेपर के लिए प्रिपेयर करना है तो वो कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स के लिए अगर अप्रोच रखना है तो वो कैसे रखना है। Hi everyone, welcome back to the channel where we decode strategies, simplify the concept, and bring you people closer to achieve your dreams of becoming an RBI officer. So today is a very special day because we are joined with a very special guest who have achieved AIR 8 this year, and he has proven this thing that with a sheer dedication and strategy and hard work, everyone can achieve their dreams. So firstly, I would like to congratulate you, sir. And in this entire video, we'll deep dive into this thing that, we'll see about his preparation, about his journey, about his strategies, and about highs and lows and everything that is in between. So without any wasting time, we'll start with the video. So सबसे पहले sir, कैसा feel हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपका ये एग्जाम वगैरह क्रैक हुआ? मैम, एग्ज़ाम से पहले क्या था कि मेरे घर वाले काफ़ी, मतलब जो मेरी फर्स्ट जॉब थी इलाहाबाद बैंक की, वो सबसे पहले उसी से सेटिस्फाइड थे कि अब जॉब हो गई है, अब छोड़ो, अब आगे कुछ नहीं करना है। फिर एसबीआई हुआ तो उसमें बहुत खुशी हुई उनको कि हाँ, इट इज़ समथिंग बेटर। फिर उनका उसमें था रिस्पॉन्स कि अब हो गया, अब छोड़ो। लेकिन फिर उसके बाद अभी रिज़र्व बैंक हुआ, तो फिर अभी उनकी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है वो लोग। तो अब इतने क्या खुश के मतलब एक्सप्रेस अभी छोड़ो या फिर कुछ और भी प्लान्स है आपका? नहीं, वो प्लान तो मेरा रहता है, उनका रहता है कि तुम अब रुक जाओ बस। ठीक है। सो सबसे पहले सर आपके बैकग्राउंड इन्फो वगैरह के बारे में जानेंगे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स वी आस्क लेटर। मैम, मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से हुआ है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से 2018 में हुआ है। फिर उसके बाद से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और वही पहले 2019 में इलाहाबाद बैंक में जॉब हुई, फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2020 में, और अभी रिसेंटली आई रिज़ाइन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आपने बताया कि आपने इंग्लिश ऑनर्स करा है, राइट? Yes. तो यहाँ पे मतलब इस बैकग्राउंड में कैसे बैंकिंग वाली सही कैसे? मैम, इंग्लिश ऑनर्स मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था। उसके बाद में क्या रहता है कि जनरली हम लोग देखते हैं इंडियन सोसाइटी में कि प्रेशर रहता है जल्दी जॉब लेने का। तो पहले मैंने प्रिपरेशन एसएससी की स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें क्या था कि साल में 1 बार वैकेंसी आती है, लेकिन बैंकिंग में जो कि है 10-12 बार वैकेंसीज आ जाती, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो कोई पीजीडीपीएफ वाला कोर्स हो, चाहे वो एसबीआई हो। तो दैट इज़ व्हाई आई चोज़ बैंकिंग, और जब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो उसमें मज़ा आने लगा, क्योंकि करंट टॉपिक्स के बारे में पता चलते चला जाता है और अलग अप्रोच मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि सोसाइटी से कनेक्ट रहने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। तो दैट इज़ व्हाई आई चोज़ बैंकिंग। सर इस बैंकिंग जैसे मैं इस बैंकिंग सर्विसेज की बात करूँ या फिर आरबीआई की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा आईआईटीएंस या फिर बहुत ज़्यादा जो हाईली ग्रेजुएटेड लोग रहते हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सो आपने बताया कि आपने बीए ऑनर्स करा है एंड यू आर फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड एज वेल। तो कैसे मतलब एक एक जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसके लिए क्या हार्ड चीज़ें रहती है, फिर क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या रहते हैं, क्या को कैसे बेनिफिट हुआ जो आपने बीए ऑनर्स करी थी उसमें प्रिपरेशन में कैसे बेनिफिट करा, या फिर कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ थी जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े? इंग्लिश ऑनर्स का मैम बेनिफिट उसमें हुआ कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी, और हम लोग जानते हैं बैंक एग्जामिनेशन में इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश और करंट अफेयर्स दोनों। तो करंट अफेयर्स तो लोग कर लेते हैं 5-6 महीने का याद करके, लेकिन इंग्लिश में अच्छे खासे कमांड की ज़रूरत होती है, क्योंकि बैंकिंग का जो इंग्लिश है वो सोनली कॉम्प्रहेंशन बेस्ड है, और कॉम्प्रहेंशन तब तक आप लोग कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाएंगे जब तक बहुत अच्छा उसमें कमांड नहीं हो पाए। तो उस फॉर्म में बीए इंग्लिश ऑनर्स ने हेल्प की थी। बाकी बात रही बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ की, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि सारे टर्म्स नए थे। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट सब लोग जानते हैं, लेकिन जब हम लोग और उसमें डीप जाते हैं, एस्क्रो अकाउंट हो गया, एनआरई एनआरओ हो गया, ये कॉमन पब्लिक को नहीं पता चलता है। तो प्लेटफॉर्म्स ऐसे अवेलेबल थे जहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा आइडिया लगते चला गया, और मैम क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ते चला गया तो पढ़ने में मज़ा आने लग गया। किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करा था सर आपने? नहीं मैम। सिर्फ इसी के लिए? स्कोर्स के बारे में जानते हैं तो आपका फेज 1 और फेज 2 का स्कोर क्या था? फेज़ 1 में आई गेस अराउंड इट वाज 78 और 79, एंड फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर का 179 है शायद। अच्छा।
ठीक है। सो सर ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रही थी? क्योंकि आप पहले भी एक काम कर रहे थे, आप एसबीआई में काम कर रहे थे, और उसके साथ बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें भी आई होंगी प्रिपरेशन के साथ, और जैसे आप वर्किंग एज़ ट्रेनी थे। तो क्या-क्या मतलब आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रही थी? मैम ये दिस वाज़ माई 4th अटेम्प्ट। ओके, सो पहले 2 अटेम्प्ट्स में क्या था कि मुझे उतना आइडिया नहीं था, क्या मेरा अप्रोच रहना चाहिए, वेदर आई शुड टेक अप्रोच फॉर ऑल द 3 स्टेजेस टुगेदर, या फिर एक-एक एग्ज़ाम करके होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट 2 टाइम पे क्योंकि मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो पाया था, तो फिर उतना आगे का सोचने का मौका नहीं मिल पाया कि मुझे क्या पूरा जेनरिक अप्रोच रखना चाहिए। थर्ड टाइम में फिर क्या हुआ था, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ था, मेंस हुआ था। अब मेंस में क्योंकि वही आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने सिर्फ स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस किया और करंट अफेयर्स पे फोकस किया। रिपोर्ट्स, स्कीम्स और न्यूज़पेपर, ये 3 सेगमेंट मेरे से छूट गया था। और क्योंकि प्रीलिम्स के बाद से लेके मेंस तक में टाइम का जो गैप रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है, तो फिर वो भी उतना टाइम नहीं मिल पाया कि उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा सके। लेकिन जब उस अटेम्प्ट में फेलियर मिला, तो फिर पता चल गया कि अब आगे क्या करना है, आगे किस तरह से स्ट्रैटेजाइज़ करना है। इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि पहले हम लोग प्रीलिम्स की करें, फिर प्रीलिम्स की क्लियर होने के बाद में मेंस की करें, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू की करें। और उसी साल यही जब मेरा 4th अटेम्प्ट था, तब ऑलिव का वो मेंटरशिप प्रोग्राम था। उसमें अनिल सर के 2-3 सेशंस हुए थे, तो उन्होंने भी गाइड किया कि क्या अप्रोच रखना चाहिए। अगर मेंस का पेपर के लिए प्रिपेयर करना है तो वो कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स के लिए अगर अप्रोच रखना है तो वो कैसे रखना है। तो इस तरह से ओवरऑल फिर एग्जीक्यूशन के साथ में हो गया। ऑलराइट। सो फेज़ 1 के बारे में बात करते हैं। तो क्वांट्स और रीज़निंग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। सो आपका अप्रोच क्या था? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी इस पर? मेरा मैम क्या था कि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल टाइम का काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट रहता है। हम लोग के साथ ऐसा नहीं था कि अगर कोई चैप्टर वीक लग रहा है तो फिर उस पे दिन भर बैठ करके मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। तो हम क्या करते थे, मिनी मॉक्स देते थे। ठीक है, 1 घंटा लगता था मिनी मॉक्स देने में, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो। और 1 वीक देने के बाद में थोड़ा आइडिया लग जाता था कि ये चैप्टर वीक है, ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है और ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। फिर वीकेंड्स पे क्या होता था, सैटरडे संडे पे जब छुट्टी होती थी, तो 2-3 प्लेटफॉर्म से वीडियोस देख लिए उसके, जो सब वीक चैप्टर्स हैं या फिर जो नहीं हैं, और फिर उसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लिए 100, 150 जितने भी उस दिन में हो पाएँ। तो उससे क्या होता था, उसके सारे अप्रोचेस का आइडिया लग जाता था। और फिर नेक्स्ट वीकडेज़ में जब वो हम लोग करते थे प्रैक्टिस, क्या बोलते हैं, ये मिनी मॉक्स के, तो जो क्वेश्चंस लास्ट वीक नहीं बन रहे थे और जिसका चैप्टर अब वीकेंड पे कर लिया है, वो अब नहीं छूटने चाहिए, ये अप्रोच होना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे करके उसमें थोड़ा-सा परफेक्शन की तरफ बढ़ते चला गया, क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश का अप्रोच। हाँ, तो मतलब एस्पिरेंट्स जो इवन टॉपर्स भी होते हैं, वो भी एक इनिशियल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे उनको फेलियर देखने को मिलता है, पर उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे अचीव दैट, इट्स ओके। सो नाउ विल कम ऑन टू जनरल अवेयरनेस पार्ट, बिकॉज़ जनरल अवेयरनेस इज समथिंग कि यू डोंट हैव एनी आइडिया कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ किया जाएगा, तो आपकी स्ट्रैटेजी इसमें क्या थी? जनरल अवेयरनेस के लिए मैम मैं बोलूँगा कि बेसिक आइडिया ये रहता है सबके मन में कि प्रीलिम्स के लिए जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं, फिर मेंस के टाइम पे हम लोग न्यूज़पेपर देख लेंगे, पीआईबी देख लेंगे, स्कीम रिपोर्ट्स देख लेंगे। लेकिन होता क्या है कि वही टाइम उतना नहीं मिल पाता है। अगर आप उतनी सारी चीज़ों का लोड एक साथ लीजिएगा तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो जनरल अवेयरनेस को मैंने क्या किया था, 4 पार्ट्स में बाँटा था। पहला तो नॉर्मल करंट अफेयर्स। नॉर्मल करंट अफेयर्स के अलावा दूसरा हो गया पीआईबी। पीआईबी के अलावा फिर तीसरा हो गया आपका न्यूज़पेपर और चौथा हो गया स्कीम्स और रिपोर्ट्स। अच्छा। और जो नॉर्मल करंट अफेयर्स थे उसके लिए अफेयर्स क्लाउड है, उसका डेली पीडीएफ आता था, तो वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। बस उसमें से थोड़ा-सा छाँटना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है पीडीएफ। उससे डेली करंट अफेयर्स का आइडिया लग गया। पीआईबी हो गया, पीआईबी का वेबसाइट से करना उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी-किसी महीने में उसमें 850 साढ़े 900 अपडेट्स आते हैं। तो बहुत सारी मैगज़ीन्स अवेलेबल हैं, उनसे हेल्प लेकर के किया जा सकता है। तीसरा न्यूज़पेपर, उसका रेगुलर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस स्टैंडर्ड अच्छा न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, बिज़नेस स्टैंडर्ड हो गया, बिज़नेस लाइन हो गया, इन सब की हेल्प लेके कर सकते हैं। और चौथा स्कीम्स और रिपोर्ट्स, वो पहले से करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रीलिम्स के बाद हम लोग करते हैं तो वो स्कीम्स अराउंड आपकी 100 से 120 के आसपास रहती है और रिपोर्ट्स भी आई गेस 60 टू 70 रहती है। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक की, चाहे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ले लीजिए, तो ये सब काफ़ी बड़ी रहती हैं। तो अगर पहले से नहीं करेंगे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर उस चीज़ का क्रिएट हो जाता है और माइंड में रिटेन भी नहीं हो पाता। तो क्योंकि पहले से ये चीज़ होते चला गया तो मेंस के टाइम पे और इंटरव्यू के टाइम पे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इस चीज़ की, और प्रीलिम्स में भी उस चीज़ ने हेल्प किया। सर आपने अभी मेंशन करा कि फ़िल्टर आउट करते थे आप, जैसे पीआईबी आपने बताया कि बहुत सारी न्यूज़ चैनल, तो फ़िल्टर आउट किस बेसिस पे रहता था?
हाँ, और आपने पीआईबी का बताया कि बहुत पीआईबी के सारी, लिए तो मैगजीन्स हैं, उसके तो लिए कौन सी स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज थी जिनके ऊपर आप फोकस करते थे? दो मिनिस्ट्रीज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। इसके अलावा फिर माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, ये सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर की है। सो आपने भी बोला कि जो आप ऑलिव बोर्ड के टेस्ट वगैरह देते थे, तो उन्होंने आपको बहुत हेल्प करा। तो किस बेसिस पे आप वीकेंड पे टेस्ट देते थे या फिर किस बेसिस पे आप टेस्ट वगैरह देते थे? उसमें मैंने पहले तो एक लाइव मॉक आता था उसमें, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, खुद से हम अगर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर वो खुद में तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन आप ओवरऑल कंट्री के लेवल पे आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या पता आप जितनी मेहनत करें उससे ज़्यादा आपसे 1000 लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं बनता है, क्योंकि आरबीआई में वैकेंसीज़ कितनी आती हैं, 50-60 के आसपास आती हैं। तो वो एक आपको लेवल बताता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो लाइव मॉक्स हो गए, दूसरा फिर आपका फुल मॉक्स हो गया, सेक्शन मॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो की थी, आपका डिस्क्रिप्टिव का मॉक्स हो गया, तो बढ़िया रिस्पॉन्स था इसमें। सो सर ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो कौन सी चीज़ रहती है, रिविजन रहती है या फिर मॉक्स रहता है? मैम दोनों, दोनों आई इम्पोर्टेंट। वुड से, क्योंकि देखिए जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, उसमें जब तक आप रिवाइज़ नहीं कीजिएगा तब तक आपका मॉक देने का मतलब नहीं बनता है। और मॉक देने के साथ-साथ में रिवीजन भी आपका होते चला जाता है। अगर आपने फाइनेंस का कोई टॉपिक पढ़ा है, आप पढ़ करके उसको दे रहे हैं अच्छे से, तो जब आप उसका राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे फिर आप उसका मॉक दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो अल्टीमेटली आपका रिवाइज़ भी होते चला जा रहा है। तो दोनों चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फेज़ 2 के ऊपर आता है, तो फेज़ 2 में भी वी नो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहता है। तो दोनों की स्ट्रैटेजीज़ जानते हैं आपसे कि ऑब्जेक्टिव में कैसा था और डिस्क्रिप्टिव में क्या स्ट्रैटेजीज़ थी? मैम मेन तो हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं, हुँ। ऑब्जेक्टिव में जनरली क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से रहते हैं, या फिर वही स्कीम से रहते हैं, रिपोर्ट से रहते हैं। अभी इस साल का भी जो पेपर था उसमें मेंस में आपका रिपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। आई गेस सीएसआई के पेपर में शायद 15 या 20 मार्क्स सिर्फ रिपोर्ट से ही थे आपके। और जैसा मैंने बोला कि जनरल अवेयरनेस जो हम लोग कर रहे थे वो 4 पोर्शन में बाँट के कर रहे थे। तो क्योंकि स्कीम रिपोर्ट्स भी पहले से होती चली जा रही थी, तो उसका भी आइडिया लग जा रहा था। करंट अफेयर्स भी हो रहा था, उसका भी आइडिया लग जा रहा था। और करंट अफेयर्स में जो फाइनेंस वाला सेगमेंट होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको और अच्छे से करते थे, तो उसका भी आइडिया हो जाता था। ओवरऑल वही ये चीज़ हेल्प किया ऑब्जेक्टिव में। और डिस्क्रिप्टिव के लिए मैम क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, सारे टॉपिक्स पे। उन आर्टिकल्स को आप सेग्रीगेट कर लीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि कौन सा चैप्टर आपका ईएसआई से रिलेटेड, कौन सा आर्टिकल ईएसआई का है, एफएम का है, तो वो हेल्प करता है। जी। तो न्यूज़पेपर से आपने काफ़ी हेल्प लिया है। कौन-सा कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर जो आप फ़ॉलो करते थे? ऐसे तो बिज़नेस स्टैंडर्ड था मैम, लेकिन 3 न्यूज़पेपर हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये बिज़नेस स्टैंडर्ड, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस और एक बिज़नेस लाइन। ठीक है। अ, तो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में आपने बताया कि आपने कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ आप इसके बारे में चूज़ करते हो और सर आरबीआई वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करती है। तो वो कैसे फ़िल्टर आउट करते थे या फिर किन बेसिस पे आप देखते थे? अ, उस पे आरबीआई के जैसे ही हम लोग होम पेज पे जाएँगे तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स का रहता है। वहाँ का रहता है, अगर वहाँ से आपको लेंदी लगता है तो जो आप मैगज़ीन प्रेफ़र कर रहे हैं अपने करंट अफ़ेयर्स के लिए, वहाँ पे भी उस चीज़ को शॉर्ट करके दिया हुआ रहता है। अब जैसे आपकी आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट ही होगी, वो 500-600 पेज की रहती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वर्किंग प्रोफ़ेशनल के लिए और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 500-600 पेज करने में ही आपका 1 हफ़्ता चला जाएगा। तो जो आपकी मैगज़ीन्स हो गई करंट अफ़ेयर्स की, चाहे पीडीएफ्स हो गई, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी ये स्कीम्स और रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि पहले से आप करते चले आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उसमें ज़रूरी है, ताकि किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे इसका आइडिया लग पाए। ठीक है। तो सर वी ऑल नो आपने हायर एड सिक्योर करा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कि जैसे कि एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम तो रिपोर्ट्स खुद रीड करेंगे, हम कंप्लीटली किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, वेबसाइट है हम खुद देखेंगे। तो बेस्ट आई वुड से स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या है? क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। तो उसमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप इंडिविजुअल लेवल पे स्क्रॉल कर कर के आप खुद फ़िल्टर आउट करो या फिर कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? मैम आई गेस कि अगर मान लीजिए कोई ये चीज़ पे भरोसा कर रहा है कि हमको खुद से करना चाहिए, तो हम लोग नहीं समझा सकते हैं उसको कि आपको रिलाई करना चाहिए दूसरे पीडीएफ पे। क्योंकि मुझे लगता है ये इंडिविजुअल थिंकिंग पे है, क्योंकि अगर उसको कॉन्फिडेंस आएगा खुद से पढ़ करके ही, तो वो आदमी खुद से ही पढ़ करके करेगा, वो रिलाई नहीं करेगा। लेकिन मेरा क्या था कि आई वाज़ रिलाइंग ऑन द पीडीएफ्स ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि भाई टाइम का कॉन्स्टेंट था। मेरे पास दिन भर में मिला करके 4 घंटे बचते थे पढ़ने के लिए। बैंक में कोशिश करके 1 घंटा तक हो पाता था मैनेज। तो अगर मैं वो चीज़ खुद से करता तो
उस स्पीड से प्रिपरेशन नहीं हो पाती। ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव में आंसर राइटिंग की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मतलब वी ऑल नो टाइप करना पड़ता है, फिर वो भी एक हर्डल है। फिर उसके बाद एक अच्छा आंसर फ्रेम करना है, वो भी एक हर्डल है। तो दोनों चीज़ों को आपने कैसे लिया? मैम इसके लिए मैंने क्या किया था, जो आर्टिकल्स आ रहे थे न्यूज़पेपर में उसको चैप्टर वाइज फिल्टर आउट तो हम लोग कर ही लेते थे। फिर उसके बाद में उसकी समरी लिखते थे, या तो समरी या तो प्रेसी। तो प्रेसी लिखने से क्या है, 2-3 चीज़ की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। पहला तो फ्रेमिंग आ जाता है, दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट आउट करने का आप में डेवलप हो जाता है स्किल। तीसरा चीज़ आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में प्रेसी भी आता है। और चौथा चीज़ फिर ये अल्टीमेटली जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसमें वो चीज़ काफ़ी हेल्प रहेगी। और एक और चीज़ में हेल्प करता है कि आपके पास कंटेंट हो जाता है। बाद में अगर आप किसी टॉपिक पे लिखिएगा तो फिर जो सब आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं उन सब का रेफरेंस यूज़ आप उसमें कर सकते हैं। तो ये आपके आंसर को और सॉलिडिफाई करता है। सो किस बेसिस पे आप टेस्ट वगैरह देते हो? आपने कहा कि आपने प्रैक्टिस बहुत करी है, तो वीकेंड्स पे रहते थे या फिर वीकडेज में? फुल मार्क्स मेरे वीकेंड्स पे रहते थे। और ये आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग जो समरी होता था वो तो डेली होता था किसी एक पे, लेकिन क्योंकि फुल मार्क अगर देना है तो फिर वो वीकेंड पे ही टाइम मिल पाता था। नहीं तो जब कभी कोई हॉलीडे पड़ गया, जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग की 3-4 दिन की छुट्टी रहती है, तो उसमें वो टाइम ज़्यादा यूटिलाइज करने का कोशिश हम लोग करते थे। तो एक बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि मैम रिवीजन कैसे करें? क्योंकि क्लासेस खत्म हो जाते हैं, फिर लास्ट में बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम अब रिवीजन हम कैसे करें? नोट मेकिंग कैसे करें? तो सबसे पहले रिवीजन का पूछते हैं, फिर उसके बाद नोट मेकिंग प्लान के। तो आप रिवीजन किस तरीके से करते हो? रिवीजन मैम नोट्स बना करके ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, और नोट्स में क्या है कि फुल नोट्स आई वुड नॉट सजेस्ट टू प्रिपेयर। माइंड मैप्स बनाना वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि माइंड मैप्स सब लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। किसको कितना याद रहता है पढ़ करके, किसको नहीं याद रहता है, किसको कितना पढ़ करके याद आ सकता है पूरा चीज़, वो माइंड मैप में बना ले अच्छे से और फिर उससे रिवाइज करें। जी। और कैसे आप ये जो आप नोट्स वगैरह बनाते थे, ये किस तरीके से बनाते हो? मैम मैंने क्या की थी, स्कीम्स के लिए अलग कॉपी थी, रिपोर्ट्स के लिए अलग कॉपी थी, फाइनेंस मैनेजमेंट इन सब के लिए अलग अलग कॉपी थी, और वही उन सब का माइंड मैप बना रहता था। इसके अलावा उसमें इतना स्पेस छूटा होना चाहिए कि अगर कोई आर्टिकल मिल रहा है न्यूज़पेपर में, या फिर कोई रिपोर्ट आ रही है, या फिर उससे इंटरलिंक्ड कोई न्यूज़ आ रही है, जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर देखा था कि यूपीआई से रिलेटेड बहुत बार साल में न्यूज़ आई थी। कभी लिमिट्स बढ़ा दी जा रही है अलग अलग चीज़ों की पेमेंट की, फिर यूपीआई सर्कल आया, उसमें यूपीआई लाइट आया आपका उसमें। तो उन सब चीज़ों को एक जगह पे रहना चाहिए। एक जगह पे रहने से क्या होगा कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगा। तो जब भी अगर उस एक टॉपिक में आपका क्वेश्चन अगर रहेगा तो फिर आप बाकी चीज़ों को भी रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, और वही आपके आंसर को और अच्छा बनाता है फिर। ठीक है। तो आपने बोला कि आपने पर्सनलाइज़्ड मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था। तो उसने स्पेसिफिकली कैसे हेल्प करा? बिकॉज़ यू जस्ट मेंशन्ड दिस थिंग कि आपका 4th अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट्स में आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करी थी। तो स्पेसिफिकली जब आपको एक वे मिला, तो ऑलिव बोर्ड का जो प्रोग्राम था, उन्होंने कैसे हेल्प करा आपको यहाँ पे एक वे दिखाने के लिए, एक करेक्ट पाथ दिखाने के लिए? वही मैम, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मैंने वही अनिल सर, क्योंकि उन्होंने 2-3 सेशंस लिए, तो ये उन्हीं का आइडिया था कि आप ये अप्रोच रख करके करो, आप इस तरह से करो। क्योंकि हम लोग इतना, आरबीआई का जो सिलेबस है वो इतना ह्यूज है, क्योंकि पूरे वो आपके फाइनेंशियल फॉरम को कवर करता है। तो फिर क्वेश्चन किधर से रहेंगे, किधर से नहीं रहेंगे, और मेरा भी इस साल यही अप्रोच था कि हमको ओवरऑल सारा चीज़ कवर करके चलना है, ताकि रिजर्व बैंक अगर कहीं से भी किसी भी साइड से क्वेश्चन पूछे, हम लोग देखते हैं कभी प्रीलिम्स में पीआईबी से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, कभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, कभी नॉर्मल करंट अफेयर्स के ज़्यादा रहते हैं। तो इस साल मेरा अप्रोच ये था कि सारी चीज़ों को कवर करके चला जाए, ताकि किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर वो अल्टीमेटली हेल्प करते हैं। ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट्स आपने दिए, तो इस टाइम तो इंसान में से 3 अटेम्प्ट से इंसान वैसे ड्रेन आउट हो जाता है कि अब तो 3 अटेम्प्ट्स दे दिए, अब तो ठीक है, अब तो सेटल है एक जगह, तो बस यहीं पे रह देता है। तो अनिल सर ने कहीं वहाँ पे भी हेल्प करी थी, कहीं कहीं कुछ बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, नहीं 4th अटेम्प्ट भी देना है अभी? इट इट वाज माय पर्सनल चॉइस मैम कि हाँ, मतलब कुछ भी हो जाए वो रिजर्व बैंक का नहीं, क्योंकि वो एक सेंट्रल बैंकर का जो टैग होता है, वो अपने नाम के आगे लगना, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या बोल सकते हैं, फीलिंग। हाँ, हाँ। तो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के बारे में हमने देखा। अब हम इंटरव्यू के बारे में आएँगे कि इंटरव्यू का कैसे अप्रोच रहा आपका? बट सबसे पहले इंटरव्यू की फीलिंग कैसे थी? यार डर लगा हुआ था। ठीक है, तो वो जो पैनलिस्ट वगैरह थे, किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे? जो एंट्री करने के साथ में जो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी मैनेजर हूँ, मतलब था, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि यू आर ऑलरेडी अ डेप्यूटी मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
you are earning well, you are at a good position, and I was a branch manager. So why do you want to join Reserve Bank of India? तो मैंने वही सेंट्रल बैंकर वाली चीज़ बोली थी, बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस। उन्होंने थोड़ा ग्रिल किया उस पर, लेकिन इस क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो दे वर वेरी सपोर्टिव। और इंटरव्यू के बाद में पता नहीं चल रहा था कि अच्छा इंटरव्यू था, ख़राब इंटरव्यू था, कैसा था, क्योंकि डर तो सबको लगा हुआ रहता। और सबसे बड़ी बात की आपके अलावा 197 कैंडिडेट्स और हैं, उनका इंटरव्यू कैसा है, किस तरह। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस फाइनेंस के ऊपर ही थे, बैंकिंग के रिलेटेड ही थे या फिर किसी और स्पेसिफिक हाँ क्वेश्चन मैम, पूछे? मोस्टली बायोडेटा पे ही बेस्ड थे। अच्छा। हाँ, मुझसे इलाहाबाद बैंक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी पूछे गए थे, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी पूछा गया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले एमएसएमई का क्रेडिट ऑफिसर था, तो एमएसएमई से भी क्वेश्चंस पूछे गए, ब्रांच ऑपरेशंस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए, मॉनेटरी पॉलिसी से पूछे गए, ये सब क्वेश्चंस। तो मोस्टली बैंकिंग और फाइनेंस के रिलेटेड ही था। ओके, सो वी ऑल नो आपका 4th अटेम्प्ट था। सो अब एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली जानेंगे कि आपके प्रूव मतलब आपने क्या लर्निंग्स थी, आपकी क्या मिस्टेक्स थी, क्या क्या आपने सीखा, और 4th अटेम्प्ट में आपने क्या मतलब क्या चीज़ दी कि जिसमें यू वर एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम? सबसे पहले तो मैम सिलेबस को अंडरस्टैंड किया, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि पढ़ना क्या है, तब तक आप मतलब इट विल बी लाइक अंधेरे में तीर मारना। हाँ। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अपने टाइम को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा टाइम अवेलेबल है, उस चीज़ को फिर शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़नी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग किसी एक ही चीज़ पे लग जाते हैं तो बाकी चीज़ें छूटने लग जाती हैं। और आरबीआई में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप किसी भी चीज़ को 1 महीना पढ़ करके नहीं कवर कर सकते हो उसको कॉम्प्रहेंसिवली। तो स्टार्टिंग से टाइम के अकॉर्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर करके पढ़ करके, ताकि आपके एग्ज़ाम आने तक सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएँ। कवर करना दैट इज़ अदर थिंग, लेकिन अच्छे से कवर करना कि माइंड में वो रिटेन रहे, एग्ज़ाम में उस चीज़ को आप आउटपुट उसका निकाल सकें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स आप एक बार पढ़िएगा, एक बार याद कीजिएगा, वो 1 हफ्ते बाद आप भूल जाइएगा। तो जब तक वो रिवीजन नहीं होगी अच्छे से, तब तक आप उसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर रिवीजन मंथली बेसिस पे करते थे आप या फिर सिर्फ वीकली बेसिस पे? जब टाइम मिल जाए बस। जब टाइम। हाँ, क्योंकि रिवीजन का बस ये मेरा नहीं था कि कॉपी खोल के पढ़ेंगे तभी वो रिवीजन होगा। अगर कभी मॉक्स लगा लिए तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिवीजन। जिन दोस्तों के साथ में प्रिपेयर करते हैं उनके साथ में कभी डिस्कशन हो गया, वो हो गया, कभी खाली बैठे हुए हैं, कोई वीडियो लगा ली खाना खाने के टाइम पे, चाहे कहीं ट्रैवल करने के टाइम पे, वैसे रिवीजन हो गया। तो जब टाइम मिलता था तब वो रिवीजन कर लेते थे। आपने कहा कि आपके पेयर्स भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं हेल्प करा आपको? यस मैम। करा? जी। किस तरीके से? दोस्तों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोग आपको पुश करते हैं उस टाइम पे जिस टाइम आप बहुत डाउन फील करते हैं। चाहे एक कभी-कभी ये स्टेज आता है प्रिपरेशन के टाइम में, और ये 3 बार फेलियर के बाद में तो और ज़्यादा, जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, तो उन लोग का जो मोटिवेशन है वो काफ़ी बूस्ट करता है उस टाइम। जी। तो वर्किंग प्रोफेशनल थे आप और एसबीआई में काम कर रहे थे, वी नो कि कितना हेक्टिक जॉब रहता है, बट स्टिल वहाँ से टाइम निकालना और प्रिपरेशन करना, प्रॉपर टाइम देना, और किस तरीके से आपकी रूटीन रहती है, डेली रूटीन क्या रहती थी और वीकेंड्स को कैसे आप यूटिलाइज करते थे? हम सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि टाइम आइडेंटिफाई करना ज़रूरी रहता है। तो पहले मैंने देखा रात में पढ़ाई करके, लेकिन रात में क्या था, डिस्टर्बेंस बहुत रहती थी। कभी किसी फ्रेंड का कॉल है, कभी अगल-बगल में कोई फंक्शन हो रहा है, कभी काम से बहुत ज़्यादा थक के आए हैं, कभी ब्रांच में ऑडिट चल रहा है, ये सब दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने सुबह का टाइम प्रेफ़र करना शुरू किया। तो सुबह 5 बजे उठ कर के वो 3 साढ़े 3 घंटे मिल जाते थे पढ़ाई करने के लिए। फिर उसके बाद ऑफ़िस से आकर के जिस दिन जल्दी आ गए, उस दिन और ज़्यादा शाम में टाइम मिल गया, वो शाम में एग्ज़ीक्यूट कर लिया। और वीकेंड्स मेरे 2 चीज़ों के लिए थे, वीक चैप्टर्स को 3 चीज़ों के लिए। वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पहली चीज़, दूसरी फुल मार्क्स देने हैं, और तीसरी चीज़, अगर कोई लंबी रिपोर्ट है, जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो ये सब मैं वीकेंड्स पे ही करता था। ऑलराइट, सो इन सारी चीज़ों में आपका माइंडसेट क्या रहता था? मतलब कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि नहीं 3 फेलियर्स अभी हो चुके हैं, तो बस अब खत्म है, तो पोस्ट नहीं हुआ तो फिर उसके बाद तो नहीं? नहीं मैम, एक था मन में कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए करना है, और अगर मेरा 4th में भी नहीं होता तो आई वुड हैव ट्राइड इट फॉर द 5th टाइम एज़ वेल। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन इतना नहीं रहा आपके लिए, बस इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा था। यस। तो घर वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था या फिर वो सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव से? नहीं, घर वालों का सपोर्ट रहता था, क्योंकि वो लोग देखते थे कि जब उनका बच्चा मेहनत कर रहा है तो फिर हम लोग अगर किसी भी तरह से उसकी मदद कर पाएँ तो फिर वो करते थे। जी। तो सर अभी आगे वी नो कि आपने आरबीआई शॉर्टली विल जॉइन इट। सो यहाँ पे आप अपने करियर को कैसे देखते हैं? अभी आपने कहा कि आपने 2 बैंक्स ऑलरेडी आप स्विच कर चुके हैं,
देन यू नो स्विच्ड इट टू आरबीआई। अब उसके बाद भी कहीं स्विच करने का प्लान है? नहीं मैम, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं। अभी सिर्फ आरबीआई। हाँ, अभी सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर, कोई क्लोजिंग थॉट्स अगर आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे तो? आई वुड से ओनली 2 थिंग्स मैटर इन योर प्रिपरेशन। पहली चीज़ तो ऑनेस्टी, कि आप खुद से कितने ऑनेस्ट हैं। आप भले ही आप बोल रहे हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास दिन भर में 10 घंटे अवेलेबल हैं, आप उसको अगर अच्छे से नहीं यूटिलाइज करते हैं खुद से ऑनेस्ट रह करके, सिर्फ कल पे डालते चले जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जाते हैं कि नहीं बाद में करेंगे तब कर लेंगे, तो ये गलत बात है। तो खुद से ऑनेस्ट रहना है। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। फेलियर्स आती हैं और लेकिन फेलियर के चलते गिव अप कर देना, दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। जितना भी चीज़ आप पीछे करते हैं वो अल्टीमेटली आगे आपको हेल्प करता है। मैंने जो 3 अटेम्प्ट्स दिए, ऐसा नहीं था कि वो पूरा ब्लैंक हो गया। उस 3 अटेम्प्ट्स में जितना भी मैंने कंसेप्ट सीखा, स्टैटिक देखा, मेंस का थोड़ा बहुत सिलेबस देखा, स्कीम्स किया, रिपोर्ट्स किया, उन सब का एक कॉम्प्रहेंसिवली हेल्प मुझे 4th अटेम्प्ट में मिला। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वो ज़रूरी रहता है। तो ये 2 चीज़ें। और सर एक लास्ट चीज़ कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि मैम हम तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट अपने अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो क्या जॉब छोड़ दें या फिर जॉब के साथ सब करें? तो आपके इस पे भी कुछ कहें? ये तो मैम आई वुड से कि उनका पर्सनल चॉइस है ये। मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था क्योंकि पापा के अलावा सिर्फ मैं अर्निंग मेंबर हूँ फैमिली में, और मेरा छोटा भाई भी प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे, तो आई हैड टू सपोर्ट माय फैमिली। बट लेकिन अगर कोई है जो फाइनेंशियली जिनका स्टेबिलिटी है तो कर सकते हैं, मे बी ये पर्सनल चॉइस है मैम। Alright. So thank you so much, sir, for taking out your time and joining us. And this comes to an end of this particular interview. I hope कि ये जो interview है उसने बहुत ज़्यादा help करा होगा, बहुत ज़्यादा insightful चीज़ें आपको बताई होंगी and बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने सीखी भी होंगी, and particularly for those aspirants who are preparing for this year and specifically for those aspirants also जो next year भी preparation करने का सोच रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनको हेल्प मिली, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल एंड टू शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट उनको भी हेल्प मिले। So thank you so much for joining. I'll meet you in the next one. Take care. Bye bye.